यांगटे हमला करने के लिए आता है तो जुहिनसु उसके अटैक से बचते हुए उसका हाथ पकड़ता है और वो चाकू उसी के गले पर लगा देता है। उसका इरादा यांगटे को मारने का नहीं होता, इसीलिए जुहिनसु चाकू को उससे छीन लेता है और उसको पकड़ते ही जुहिनसु को एक अलग सी ताकत महसूस होती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने की एबिलिटी आ जाती है और वो सामने खड़े दुश्मनों के ऑर्गन को साफ साफ देख सकता है। वो लोग वापस से हमला करने आते हैं तो जुहिनसु अचानक से गायब हो जाता है और चाकू से उन पर अटैक कर देता है। जुहिनसु वापस से उनके सामने आता है और कहता है कि उसका खून खराबा करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उनके पास जो कुछ भी है वो जल्दी से उसको दे दे। तो फिर वो सब लोग अपना सारा सामान जुहिनसु को दे देते हैं। उसके जाने के बाद यांगटे अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि उस डरपोक लड़के जुहिनसु ने उनको पीटा और सारा सामान लूट लिया। उनकी बात सुनकर बड़ी बहन को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि एक डरपोक लड़का उसके भाई और दोस्तों को कैसे पीट गया। लेकिन उस दीदी का दिमाग तब खराब हो गया जब उसे पता चला कि जुहिनसु उस बुद्ध स्टैचू को भी साथ ले गया जो बहुत कीमती था। दीदी उन सबको धमकी देती है कि वो जल्दी से जाकर उस बुद्ध स्टैचू को वापस ले आए, नहीं तो जुहिनसु ने तो उनको छोड़ दिया था लेकिन उसके हाथों वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद जुहिनसु उस बुद्ध स्टैचू को एक एंटी आर्ट सेंटर पर लेकर जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार का कहना है कि वो तो बस एक मामूली सा स्टैचू है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे दुकानदार का उसे खरीदने में कोई फायदा हो। ये सुनकर जुहिनसु को यांगटे पर गुस्सा आता है क्योंकि वो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था मानो ये स्टैचू लाखों करोड़ों कीमत का है। फिर जुहिनसु स्टैचू को लेकर जाने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई बात है क्योंकि उसकी आर्कियोलॉजिस्ट स्किल कभी झूठ नहीं बोलती। जुहिनसु के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि स्टैचू के अंदर कुछ रखा हुआ है, मगर जुहिनसु को उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन एक बात सोचने की है कि यांगटे पागल थोड़ी है जो वो इसे साथ में यूं ही लेकर घूमेगा। इसलिए जुहिनसु स्टैचू को हिलाने लगता है तो उसे आवाज आती है। अंदर क्या है ये देखने के लिए जुहिनसु उसको एक ही बार में चाकू से टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। उसके अंदर से एक बोतल निकलती है जिसमें नशीला लिक्विड रखा हुआ था और उसकी एक दो बूंद भी काफी खतरनाक है। जुहिनसु समझ जाता है कि वो गधे सबको धोखा देकर इल्लीगल काम कर रहे हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा चलाकर नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब का भंडाफोड़ करते हुए जुहिनसु सारी बात अपने डिटेक्टिव ऑफिसर भाई को बता देता है और इसके लिए उसे इनाम भी मिलेगा। वहीं जियांग गैलरी में यांगटे की बहन प्रेसिडेंट से बात कर रही थी और प्रेसिडेंट उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। तभी जियोनवू यांगटे को अरेस्ट करके वहां पर ले आता है और बताता है कि उसका भाई ड्रग ट्रैफिकिंग के अपराध में पकड़ा गया है, जिस पर बहन सफाई देती है कि वो तो सीधे साधे लोग हैं जो आर्ट गैलरी चलाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जियोनवू उसकी बातों में नहीं आता क्योंकि उसके पास पक्के एविडेंस हैं जो ये बात साफ करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर गैर कानूनी काम कर रहे थे और साथ में उनके वेयर हाउस भी सील कर दिए गए हैं जहाँ उनका सामान रखा जाता है। ये सुनकर यांगटे की बहन परेशान हो जाती है क्योंकि वो काफी सीक्रेट थे और कोड भी उसका किसी को मालूम नहीं था, लेकिन बहन अभी भी ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है और वो लोग मुंह उठाकर वहां आ गए, क्या उनके पास कोई सबूत भी है? ये सुनकर जियोनवू लाइव कॉल कर देता है जहां रेड पड़ रही थी और जांच में उन्हें ड्रग्स मिले हैं। रही बात कोड की तो वो उन्होंने जुहिनसु की मदद से अनलॉक कर लिए क्योंकि उसको वो सब याद थे। ऐसा इसीलिए जब जुहिनसु वहां पर काम करता था तो उसने सब कोड देख लिए थे और वो उसके दिमाग में छप चुके थे। अब तो दीदी की भी हेकड़ी निकल गई और पुलिस वाले मदद के लिए जुहिनसु को शुक्रिया बोलते हैं। खैर जुहिनसु को भी मजा आया उनका काम तमाम करने में क्योंकि वो साले उसे परेशान किया करते थे। जुहिनसु दीदी से बात करता है और जेल जाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है तो दीदी उसे धमकी देती है कि इस नुकसान का बदला लेने वो जरूर आएगी। रात होने पर जुहिनसु जब घर जा रहा था तो जियोनवू उसको मैसेज करके अप्रिशिएट करता है और बताता है कि उसकी बहादुरी
बहादुरी का इनाम उसको जल्दी ही मिल जाएगा। इन सब से जुहिनसु खुश होता है क्योंकि पैसा भी मिलेगा और कीमती ऑब्जेक्ट की लोकेशन का तो उसे पता है ही। लेकिन इन सब से पहले जुहिनसु को उस हरामी वोन से बदला लेना है। पर तभी जुहिनसु की नजर सामने जाती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका घर अपनी जगह से गायब हो चुका था। जुहिनसु को समझने में देर नहीं लगी कि ये जरूर टॉम्ब ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। आसपास के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो एक दूसरे पर ही चिल्ला रहे हैं। जुहिनसु को याद है कि पिछली बार उसके रूममेट ने कॉल करके बताया था कि उसका घर गायब हो गया है, लेकिन ज्यादा काम होने से जुहिनसु नहीं आ पाया था और जब वो अपना काम खत्म करके वहां वापस आया तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को वहां से उठा लिया गया था। लेकिन इस बार जुहिनसु ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर हक सिर्फ उसी का है। जुहिनसु वहां से निकल जाता है। फिर हम उस टॉम्ब के दूसरी ओर अमेरिकन एजेंट लिंडा वाल्कर को देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। साथ में वो उस फोन वाले आदमी से ज्यादा सवाल ना करने को कहती है क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। फिलहाल वो फोन वाला आदमी लिंडा को ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने को बोलता है। तभी वहां पर जापानीज एजेंट कियोशी एबे आता है और लिंडा से बात करने लगता है। बातें करते हुए उन दोनों की ऑब्जेक्ट को लेकर बहस हो जाती है कि कौन से देश को ऑब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत है और पास खड़ा जुहिनसु उनकी बातों को सुन रहा था और मौका देखते ही चुपके से अंदर चला जाता है। वहां पर उसे टॉम्ब ग्लिफ्स दिखते हैं जो कि एक तरह का निशान है और इसमें हिडन लैंग्वेज में अंदर जाने का रास्ता छिपा हुआ है जो बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर है और अंदर किस तरह के ट्रैप लगे हुए हैं। जुहिनसु उनको समझने की कोशिश करता है पर अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और बताता है कि जुहिनसु ने दूसरी स्किल को अनलॉक कर लिया है जो लैंग्वेज बोलने और समझने में मदद करेगी। अब जुहिनसु को बस 2 स्किल और कलेक्ट करनी है और फिर 2 और बाकी रह जाएंगी। इसके बाद एक नदी किनारे पर भी एक ग्लिफ्स वाला निशान उभर आता है और उसको काटने के लिए जुहिनसु अपना चाकू निकालता है और एक स्लैश मारता है जिससे उस निशान में से तेज रोशनी निकलने लगती है और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर जुहिनसु टॉम्ब के अंदर चला जाता है और ग्लिफ्स निशान पर अपने चाकू से अटैक करता है। जैसे ही जुहिनसु ने निशान पर अटैक किया तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है। नोटिफिकेशन खुलकर जुहिनसु को अवेयर करता है कि इसमें से तेज एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी उठकर काफी ऊपर तक जाती है जिस पर उन दोनों बहस करते हुए बेवकूफों की नजर भी पड़ जाती है और वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगते हैं। उन्होंने आकर देखा तो वहां पर एक गड्ढा बना हुआ था। ये देखते ही कियोशी उस गड्ढे के अंदर कूद पड़ता है जबकि जुहिनसु पहले से ही उसके अंदर जा चुका था और उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कियोशी के पीछे पीछे लिंडा भी आ जाती है। वो किसी से कम थोड़ी है और उसे भी गड्ढे में आना ही था क्योंकि उस फोन वाले आदमी ने बोला था कि वो कैसे भी करके ऑब्जेक्ट को हथिया ले। और वहीं जुहिनसु रास्ता ढूंढकर अंदर जाता है और उसे भी थोड़ा पानी मिलता है। जुहिनसु उसमें एक कीमती चाकू को डाल देता है और उसके डालते ही वहां पर एक बड़ा सा सांप निकलता है जो काफी खतरनाक था। वो अपना मुंह खोलता है और उसमें 2 चाकू दिखाई देते हैं, एक सिल्वर कलर का और एक गोल्ड कलर का। वो बड़ा सा सांप सवाल करता है कि जुहिनसु का चाकू कौन सा है। उसकी बातें सुनकर जुहिनसु समझ जाता है कि ये वही फेमस स्टोरी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है कि एक लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी एक तालाब में डाल दी थी तो उसमें से चांदी और सोने की निकल आई थी। साफ शब्दों में बोले तो ये एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि सामने वाला बंदा लालची है या ईमानदार। जुहिनसु साफ मना कर देता है कि उन दोनों चाकुओं में से उसका कोई भी नहीं है। ये सुनकर सांप को लगा कि वो एक ईमानदार लड़का है, लेकिन जुहिनसु के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो जानता है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो सांप उसको खा जाएगा या मार डालेगा। वो बड़ा सा सांप अपना मुंह दोबारा खोलता है और उसका असली चाकू दिखाकर फिर से पूछता है कि क्या ये उसका है। जुहिनसु हाँ तो बोलता है। फिर वो एक चाल चलता है और सांप से कहता है कि वो अपने चाकू को देखना चाहता है कि वो असली है या नकली।
सांप भी उसकी बात को मान जाता है और जैसे ही जोहिंसू उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी चाकू से वो सांप के मुंह को चीर देता है। सांप कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का सही रास्ते पर था तो इसने धोखा क्यों दिया। इस बात पर जोहिंसू बताता है कि अगर वो इस टेस्ट को क्लियर कर भी देता तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो इनाम सांप उसको देने वाला है वो बढ़िया ही होगा, और इस बात के हाईली चांस हैं कि जो रिवॉर्ड उसे मिलने वाला है वो एक श्रापित टूल होगा। इसीलिए जोहिंसू चाहता है कि वो सांप हार मान ले और उसकी बात मान जाए, लेकिन इस बात के लिए सांप राजी नहीं है। तो जोहिंसू उस पर अटैक करने के लिए चढ़ता है और उसकी पीठ को स्लाइस करने लगता है। जो कोई भी टॉम्ब के अंदर की पहेली को सुलझा देता है तो उसको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं और वो टॉम्ब के अंदर वाले जानवरों के साथ दोस्ती करके काफी ताकतवर भी हो जाता है, लेकिन वो ताकत उसको बीमार भी कर देती है। इसीलिए जोहिंसू नहीं चाहता कि ये ताकत उसको बीमार कर दे या उसको कोई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और रही बात दोस्ती की, तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और जबरदस्ती सांप से अपनी बात मनवा के रहेगा। जोहिंसू ठान लेता है कि अब वो सांप को इतना मजबूर कर देगा कि सांप को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। जो कोई भी टॉम्ब के अंदर वाले सामान का इस्तेमाल करता है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है एफिनिटी, जिसमें यूजर को इतना ताकतवर होना पड़ता है कि वो उस वेपन को चला सके। दूसरा है डोमिनेंस, इसमें यूजर को उस एबिलिटी की जरूरत पड़ती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सके और अपने मन मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सके। तीसरा है सिनेग्री, और ये थोड़ा खास है क्योंकि इसमें यूजर को ऑब्जेक्ट के साथ एक तरह का रिलेशन बनाना पड़ता है, जैसे किसी आर्टिस्ट का अपने टूल के साथ होता है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। जब यूजर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है तो वो जहर भी छोड़ता है, जिससे यूजर की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने अंत की ओर चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोहिंसू ने सांप के साथ दोस्ती नहीं की और उस पर हमला कर दिया। जोहिंसू उस रिलाइक चाकू को सांप के गले में अंदर तक घुसा डालता है और फिर से कहता है कि वो उसकी बात मान ले, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इससे पहले सांप कुछ बोल पाता, उसके अंदर से एक तेज एनर्जी निकलती है और वो वापस से पानी में चला जाता है, जिसके इनाम के तौर पर जोहिंसू को एक सोने की कुल्हाड़ी मिलती है और साथ ही साथ टॉम्ब लूटने की वजह से उसकी एक नई स्किल भी अनलॉक हो जाती है जो उसे टॉम्ब को समझाने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और हो जाती है कि स्किल खुलने से जोहिंसू की एफिनिटी कम हो जाती है। इन सब से जोहिंसू को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। उनके आने से पहले जोहिंसू छुप जाता है और कियोशी खुश होता है कि उसने पानी को ढूंढ लिया जिसमें सामान गिराया जाता है। उसके पास एक रिलाइक ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसे ही पानी में डाल देता है, लेकिन उसके सामने कोई सांप नहीं आता, जिससे कियोशी थोड़ा परेशान हो जाता है। जोहिंसू उन दोनों को उस कीमती चाकू से टपकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने नोटिफिकेशन खुलता है और उसे बताता है कि जोहिंसू उसका यूज बस लिमिटेड टाइम तक ही कर सकता है, इसलिए वो ध्यान से उसका इस्तेमाल करे। जोहिंसू को लगा कि वो चाकू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन टॉम्ब को तो गिरा सकता है, इसलिए वो अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और वहीं कियोशी दुखी हो जाता है क्योंकि उसके फ्यूचर देखने वाले साथी ने बताया था कि यहाँ पर आकर उसको बस एक सामान डालना है और जो क्रिएचर आएगा उससे कोई ऑब्जेक्ट मांग लेना है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, जिससे कियोशी को शक होता है कि उनसे पहले ही यहाँ पर कोई आया और सामान को उठाकर ले गया। लिंडा वहाँ पर किसी के पैरों के निशान भी देखती है, जिससे उनका शक पक्का हो जाता है। वैसे ये दोनों एजेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट लूटने आए हैं। हालांकि जापान के पास भविष्य देखने की ताकत है क्योंकि उनके पास फ्यूचर गाइड है, इसलिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट और टॉम्ब कहाँ पर खुलने वाला है, इसलिए वो पहले से ही अपने एजेंट को वहाँ पर भेज देते हैं। जोहिंसू सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और टॉम्ब को बंद करने का ऑर्डर देता है। पूरा का पूरा टॉम्ब हिलने लगता है और वो दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर जोहिंसू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यांगटे के साथियों से जानकारी निकलवाने का प्लान बनाता है। और वहीं पर जियांग गैलरी में वो सब लोग हताश निराश थे क्योंकि उनका बॉस और दीदी दोनों जेल में चले गए हैं और अब उनका कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था।
इसलिए उनको किसी बॉस की ज़रूरत थी और उन्हें जुहिनसू पर भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। इतने में ही उनके पास जुहिनसू का कॉल आता है तो वो लोग उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि जुहिनसू ने उनके पेट पर लात मारी है। लेकिन इन सब से जुहिनसू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसका कहना है कि उनका गैर कानूनी बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो उसके पास उन सब के लिए एक प्लान है। जुहिनसू का कहना है कि वो सब लोग मिडास जाकर वॉन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उसको सही सही बताएं। इसके बदले में जुहिनसू उनको काफ़ी सारे पैसे भी देगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जुहिनसू उनको आकर पीट डालेगा और पैसे भी नहीं देगा। ऊपर से जुहिनसू उनसे ज़बरदस्ती काम भी करवाएगा। मिडास अमेरिका के लास वेगास में है और वहाँ पर बड़ी बड़ी नीलामी होती है और जुहिनसू को पूरा शक है कि वहाँ पर वॉन के बारे में जानकारी जरूर मिल जाएगी। उसका कहना है कि मिडास में उन लोगों को जैक कायमान उर्फ जेके के बारे में जानकारी निकालनी है क्योंकि वॉन इस नकली नाम का इस्तेमाल करता है। उन सब लोगों को मजबूरी में जुहिनसू की बात माननी पड़ती है और उनको काम देकर जुहिनसू बाकी रियलाइक ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। बाहर निकलने के बाद कियोशी अपने देश में कॉल करता है और पूछता है कि उसको क्रिएचर क्यों नहीं मिला, जबकि उसने अपना रियलाइक ऑब्जेक्ट भी पानी में डाल दिया था। फ्यूचर गाइड का कहना है कि उसने एक बात और बोली थी कि कियोशी के साथ एक कोरियन लड़का भी साथ में होगा, लेकिन इस बात का पता कियोशी को देर से चला और वो कोरियाई लड़का आकर उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ले गया। खैर अभी तो उनसे गलती हो गई, लेकिन वो आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और अपने काम को बखूबी करेंगे। रास्ते में जुहिनसू एक न्यूज सुनता है कि एक महिला ने खुद को आग लगाकर टपका लिया। इससे जुहिनसू को शक हो जाता है कि टॉम्ब कहीं आसपास ही निकलने वाला है, पर तभी उसकी मुलाकात कियोशी से हो जाती है और जुहिनसू उसे देखते ही पहचान जाता है क्योंकि कियोशी उस टॉम्ब में से जिंदा बचाया था। कियोशी उसको धमकाता है क्योंकि काफ़ी देर से जुहिनसू वहीं पर खड़ा था। उसको ज़्यादा बकवास करते देख जुहिनसू उसके मज़े लेने की सोचता है और जैपनीज में उसके साथ बात करने लगता है। अपनी भाषा में बात करते देख कियोशी उसको अपना भाई बंधु समझता है और माफ़ी भी मांगता है, लेकिन फिर जुहिनसू कोरियाई लैंग्वेज में बात करता है तो कियोशी उस पर भड़क जाता है क्योंकि जुहिनसू उसको ट्रोल कर रहा था और ये बात कियोशी को पसंद नहीं आती। जुहिनसू महसूस करता है कि उसके पास एक रियलाइक है जिसकी एनर्जी को जुहिनसू काफ़ी तेज महसूस कर सकता है, लेकिन कियोशी उसको छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। खैर जो भी हो, अब तो जुहिनसू उस रियलाइक ऑब्जेक्ट को हासिल करके ही रहेगा। अपनी बात का जवाब न मिलने पर कियोशी भड़क जाता है क्योंकि वो काफ़ी देर से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जुहिनसू उसके ऊपर बियर गिरा देता है और माफ़ी मांगता है। उसका कहना है कि बियर को उसने ज़्यादा हिला दिया था, इसीलिए गलती से गिर गया। कियोशी अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के पैसे मांगता है, लेकिन फिलहाल जुहिनसू के पास पैसे नहीं हैं और उससे बात को भूल जाने की विनती करता है। उसी वक्त जुहिनसू हाथ लगाकर देख लेता है कि कियोशी के पास 2 रियलाइक ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन फिलहाल जुहिनसू उनको चुराने का प्लान टाल देता है। कियोशी का आईडी नीचे गिर गया था तो जुहिनसू उसको उठाकर देता है। इस बात पर भी कियोशी भड़क जाता है। उसे डर है कि कहीं आसपास लोगों को पता चल गया कि वो एक जापानीज एजेंट है जो कीमती चीज़ों को चुराता है या कलेक्ट करता है, तो उसके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी क्योंकि कोई देश अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को चुराने नहीं देता। खैर फिलहाल के लिए तो कियोशी को चिंता नहीं है क्योंकि वो जुहिनसू को एक आम सिविलियन समझता है, पर तभी उनको काफ़ी तेज और जोर जोर की आवाज़ आने लगती है। धरती कांपने लगती है। जुहिनसू झट से समझ जाता है कि टॉम्ब बाहर आने वाला है, इसलिए जुहिनसू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और कियोशी अपने फ्यूचर गाइड को कॉल करके बताता है कि टॉम्ब निकलने वाला है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन फ्यूचर गाइड उसको जानकारी देता है कि पिछले जिस लड़के ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को चुरा लिया था वो अभी भी उसके पास ही खड़ा है। और एक और जानकारी जो काफ़ी अजीब है, उसमें बताया गया है कि कियोशी को आज के दिन शराब से दूर रहना है, लेकिन जुहिनसू ने तो उस पर बियर गिरा दी, तो अब वो क्या करेगा। उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जिस लड़के ने उसको परेशान करके रखा था वो अभी उसके पास ही खड़ा था और आज वाले टॉम के लिए भी वो मुसीबत खड़ी करके भाग गया। खैर उसे इस बात की खुशी है कि उसने उस लड़के का चेहरा देख लिया और अब वो उसे कहीं भी पहचान लेगा।
फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या कियोशी अब कोई मास्टर प्लान बनाने वाला है और उसका फ्यूचर गाइड आगे उसको क्या बताएगा, और जोहिनसू को अगले टॉम में कुछ मिलेगा भी या नहीं, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।